Joining us right now on the broadcast is the Agriculture Minister of Maharashtra. He's the sitting MLA from Padli and once again a candidate from the Padli constituency. Mr. Dhananjay Munde is joining us on the broadcast. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you. एनसीपी में बंटवारे के बाद पहला विधानसभा चुनाव, क्या आपको लगता है कोई ये बड़ा फैक्टर है या लोग मुद्दे पर वोट करेंगे? मुझे लगता है कि इस विधानसभा के चुनाव में कोई बड़ा फैक्टर, जो आपने डिटेल क्वेश्चन तो नहीं पूछा, वो ना काम करेगा. हाँ, मुद्दे होंगे, लेकिन विकास के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए. और हम भी ये चुनाव इस तरीके से सामने ला रहे हैं कि भाई देखिए, हमने 5 साल ये विकास किया है. 5 साल हमने ये हमारे यहाँ के आवाम को ये वचननामा दिया था और उस 5 साल में हमने सारे के सारे जो दिए हुए वचन है आज पूरे किए हैं. और जो वचन में नहीं दिया था वो भी काम हमने यहाँ पे लाए हैं. इसीलिए लोगों में उत्साह है. और लोगों का पिछले 25 साल से कार्यकर्ता बोल के यहाँ के सभी लोगों के साथ मैं काम करता था, चाहे फिर वो मेरे पार्टी का हो, मेरे पार्टी का नहीं हो. अगर ईश्वर ने मुझे काम करने की ताकत दी है तो वो ताकत मैंने उन गरीब से गरीब लोगों को मदद करने के लिए यूज करनी चाहिए. उस हिसाब से मैं काम करते आया हूँ. तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा जरूर, जिस तरीके से मैंने विकास किया है पिछले 5 साल नहीं बल्कि कई सालों से जो मैं सेवा करता आया हूँ, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल मार्जिन से हम ये चुनाव जीतेंगे. पहला सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा ये वाला क्योंकि शरद पवार पल्ली में आए थे, उन्होंने जनसभा की और शरद पवार इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि मेरी पार्टी तोड़ दी गई. उन्होंने ये भी कहा कि जब आपको बहुत जरूरत थी तो उन्होंने आपकी मदद की, उसके बाद उनकी पार्टी टूटी और कुछ लोगों के सर पर सत्ता का नशा है. इसका जवाब कैसे दें? देखिए, एक बात तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जैसा एक व्यक्ति जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी मिली तो उस जिम्मेदारी कभी मेरे दिमाग में हवा बोल के नहीं जाती है. दूसरी बात ये कि जिस तरीके से नैसर्गिक चीजें 2019 में हुई, एक तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जो एक साथ लड़ते हुए महाराष्ट्र की जनता ने उनको क्लियर मैंडेट दिया था कि उन्हें सत्ता में बैठना है. उसके बाद जिस तरीके से राजनीति हुई, वो राजनीति किसने की ये पूरे देश और विश्व को मालूम है कि महाराष्ट्र में उसके बाद जो राजनीति, फिर शिवसेना को बीजेपी से हटा के फिर एनसीपी को एक ग्रुप, उस एनसीपी को बोला गया कि आप बीजेपी के साथ जाओ, फिर वहां से विड्रॉ कराओ और फिर शिवसेना का सीएम बना के कांग्रेस के साथ अलायंस करा के एनसीपी. ये सारी चीजें महाराष्ट्र की जनता को मालूम है. अब मैं ये मानता हूं कि अब इस तरीके से बोलना कि यहाँ मेरे चुनाव क्षेत्र में आके कि कहीं ये जो पार्टी आज जिस तरीके से एनसीपी टूटी है तो वो एनसीपी टूटने का कारण मैं हूँ. अब मैं तो इतना बड़ा नेता हूँ नहीं. हमारे नेता आदरणीय दादा एक मंझे हुए राजनीतिक है और बहुत संवेदनशील राजनीतिक है. और मुझे लगता है कि वो भी और उनके साथ बहुत सारे सीनियर जिन्होंने आदरणीय पवार साहब के साथ बहुत सालों तक काम किया, वो सब भी उस समय पार्टी के साथ, अजीत दादा के साथ खड़े रहे. आज वो भी मंत्रालय संभाल रहे. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सत्ता में गया तो उसकी हवा चढ़ी. बाकी फैक्टर्स की बात करते हैं एक एक करके. मराठवाड़ा की आप बात करेंगे तो मराठा कोटा एजिटेशन की बात अपने आप होगी. लोकसभा चुनाव में महायुति का जो परफॉर्मेंस रहा, आपको लगता है विधानसभा में पैटर्न अलग रहेगा? जो आंदोलन का भूकंप हुआ तो वो सेंटर बीट था. और हमने भी एक चैलेंज बोल के वो चुनाव लड़ा. महायुति की तरफ से मेरी बहन पंकजा ताई ये उम्मीदवार थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हम सिर्फ 6000 वोटों में हारे. हालांकि आजू बाजू में जो फैक्टर चला वो सिर्फ जरांगे और आरक्षण का नहीं था, वो फैक्टर धर्म का भी था, वो फैक्टर संविधान का भी था. तो वो 3 फैक्टर एक हो गए. वो बीड में भी हुए, फिर भी हम सिर्फ 6000 वोटों से हारे. बाकी सीटें बहुत ज्यादा वोटों से वहां महायुति हारी है. फिर भी 6000 वोटों से हारना होता है. तो ये जिम्मेदारी मैंने पहले भी ली है, आज भी मैं ले रहा हूँ. और कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं जिस तरीके से राजनीति और समाजकारण करता हूँ उसमें इतने छोटे मार्जिन से हारना बहुत लगता है. और जब अपनी बहन हारती है तब तो बहुत ज्यादा दुख होता है.
पोलराइजेशन पर आपकी क्या सोच है? मोदी जी ने अपनी शुरुआत जब की महाराष्ट्र में पॉलिटिकल कैंपेन की, तो उन्होंने फिर से दोहराई अपनी बात की, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको लगता है ये मुद्दा है महाराष्ट्र? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक मुद्दा लाया गया है, और वो मुद्दा मैं बोलता हूं कि लोकसभा में जिस तरीके से वोट हुआ, उस वोट होने के बाद अब देखिए, मैं एक उत्तर प्रदेश में कहीं एक गांव है, और उस गांव में अल्पसंख्यक का गांव है, 550 वहाँ पे लोग रहते हैं, और मोदी साहब ने 550 लोगों की, उनको घर नहीं था रहने के लिए, प्रधानमंत्री आवास से घर दिया, सारी योजनाएं वहाँ मिलती थी, उज्ज्वला से मिलती थी, सारी किसानों के लिए मिलती थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को उस गांव से एक भी मत नहीं मिला, 0 मिला। तो इसको आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में या तो तय हो गया था कि एक धन मोदी साहब को गिराने के लिए पूरी तरह से ताकत से उतरा, और वो जब वो उनको समझ में आया, और फिर उसी तरह से नरेशन गया, और कुछ फेक नरेशन अपोजिशन ने बनाए, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए गठबंधन हो, कहीं ना कहीं सत्ता में तो हम आए, लेकिन बीजेपी की सीट कहीं ना कहीं कम हुई। दो ऐसी घटनाएं जिसके आधार पर यह पूछा जा रहा है कि क्या महायुति में सब ठीक है। एक जो अजीत पवार जी ने कहा कि बटेंगे कटेंगे, पर कि महाराष्ट्र ऐसी राजनीति को अप्रिशिएट नहीं करता, ऐसा कोई मुद्दा महाराष्ट्र में नहीं है। दूसरा, नवाब मलिक को टिकट देना, क्या ये खटपट का अंदेशा है या ये इस बात का अंदेशा है कि आइडियोलॉजीज अलग हैं, पार्टी अपने हिसाब से फैसला ले रही है? देखिए, हम हमारी आइडियोलॉजी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हमने कहा था, हमारे पार्टी ने कहा था, हमारे अजीत दादा ने कहा था कि जब हम टिकट देंगे, जितने सिटी अलायंस में हमें मिलेगी, उसमें से 10% सीटें हम अल्पसंख्यक को देंगे, मुस्लिम समुदाय को देंगे। तो वो वादा भी दादा ने पूरा किया है। अब नवाब मलिक साहब इतने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ चीजें सामने आई, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें है, आगे जाके वो सारा मसला जो है किस तरीके से क्लीन होकर आपके सामने आएगा। आप देखेंगे उस चीज को, शायद बहुत एलोबरेट करके मैं बता सकता हूं कि इतना समय आपके साथ भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी आइडियोलॉजी से पीछे हटे हैं। उनकी बेटी भी पार्टी के चुनाव में चुनाव के चिन्ह पे लड़ रही है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हमारी महायुति में कुछ अनबन है, कुछ नहीं। सारी चीजें एक ना एक चीज, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा, ये तीनों तय करके एक ना एक विषय ये चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल, आपका बहुत समय नहीं लूंगी, सीएम कौन होगा अगर महायुति? कल देखिए, बहुत अच्छी बात आदरणीय अमित शाह साहब ने कही कि सीएम का विषय जो है, ये तीनों पार्टियां मिलके, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र भाऊ और अजीत दादा, ये तीनों मिलके ये नेता तय करेंगे, वो हमारे पास आएंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कुछ नाम वो ले रहे थे, उसको इस तरीके से लोगों ने ट्रांसलेट किया कि ये तो एंडोर्समेंट है अमित शाह की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के लिए। देखिए, आप माध्यमों को इस तरीके से लगता है कि उनके प्रति एंडोर्समेंट है, तो उसमें लॉजिक भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट लड़ रही है, उसके बाद शिवसेना लड़ रही है, उसके बाद हम लड़ रहे हैं। तो अगर उनकी ज्यादा सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई, तो स्वाभाविक तौर पे वो चीज हो सकती है। और ऐसा अगर नहीं हुआ और कहीं ना कहीं कुछ सीटें कम पड़ी, फिर अलग अलग चीजें होगी, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो। महाराष्ट्र की जनता को भी मैं आपके माध्यम से बताता हूं कि आज 2 अलायंस खड़े हैं, तो उसमें एक महाविकास आघाड़ी है, एक महायुति है, और हमने जो काम करके दिखाया है, वो आज लोगों को पसंद आ रहा है। तो क्लियर मेजोरिटी आप अगर महाराष्ट्र को देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले 5 साल का अनुभव ऐसा है कि महाराष्ट्र की जनता ने, वोटर ने जिस पार्टी को वोट दिया, वो हर पार्टी सत्ता में आई हुई है। हर पार्टी, जिसने शिवसेना को दिया वो भी आई, कांग्रेस को दिया वो भी सत्ता में आई, राष्ट्रवादी को दिया वो भी सत्ता में आई, बीजेपी को दिया वो भी सत्ता में आई। मतलब ये सारी चीजें है, सबको चांस मिला पिछले साल में। इस कारण से महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ कि जिस तरीके से शुरुआती राजनीतिक
क्लियर मेजोरिटी किसी को होने के बाद आप अनैसर्गिक चीजें करने के बाद उसको तोड़ के आप बनाते हो, तो सामने वाला चुप तो बैठेगा नहीं, उसको तोड़ेंगे तो आपको भी तोड़ेगा। अब हम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से तोड़ा तो वो गद्दारी, तो फिर 19 में जिस तरीके से आपने तोड़ा वो क्या था? तो ये एक अलग विषय है और ये महाराष्ट्र की जनता के बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गया और इस चुनाव में वो क्लियरली विकास के मुद्दे पे। एग्जिट पोल कुछ भी कहें, जनता मेरे ख्याल से आखिरी फैसला लेगी, उसका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।